नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। विदेश नीति, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विदेश नीति होती है। प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विदेश नीति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। यह जो विदेश नीति है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक कल्याण, अर्थव्यवस्था, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर तय की जाती है। यानी प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है और ये जो संबंध हैं समय, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि उसके अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे रहें, यथार्थपूर्ण रहें, वो अपने संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करे। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर, अपनी अखंडता को ध्यान में रखकर, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर, जनहित को ध्यान में रखकर यह संबंध स्थापित करता है। विदेश नीति यदि हम देखें तो विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं वो प्राथमिक लक्ष्य भी हो सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए प्रथम या आवश्यकता अनुसार, जिसे हम प्राथमिक लक्ष्य कहेंगे, उनके अनुसार विदेश नीति तय होती है। इसके अलावा मध्यम वर्गीय लक्ष्य, यानी कुछ समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी लक्ष्य स्थापित किए जाते हैं या संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा दीर्घकालीन लक्ष्य, यानी आने वाले समय के अनुसार कल्पनाओं के आधार पर, विभिन्न योजनाओं के आधार पर, संधि और समझौते के आधार पर दीर्घकालीन लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं। यानी प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध जो स्थापित करता है, उन संबंधों में विभिन्न निर्धारक तत्व होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो उस राष्ट्र की विदेश नीति को तय करते हैं। उन निर्धारक तत्वों के बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है जनसंख्या। किसी देश की जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, जैसे यदि हम बात करें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन राष्ट्रों की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ विदेश नीति का जो निर्धारण है इस जनसंख्या को ध्यान में रखकर होगा। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है तो वो राष्ट्र अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा। यानी जनसंख्या विदेश नीति के निर्धारक में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये जनसंख्या संख्यात्मक भी हो सकती है, गुणात्मक, यानी संख्या की दृष्टि से यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो उस नीति वहाँ पर वो राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण संख्यात्मक दृष्टि से करेगा। कुछ देशों की जनसंख्या, यदि हम बात करें कोरिया, जापान या यूरोप के देशों की जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या कम है, लेकिन हम देखें तो यहाँ जनसंख्या गुणात्मक दृष्टि से, यानी जनसंख्या में गुणों को ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दिखाई देता है, गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो यहाँ विदेश नीति का निर्धारण गुणात्मक दृष्टि से होगा। यानी जनसंख्या विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगली बात आती है भौगोलिक स्थिति की। किसी देश, कोई भी राष्ट्र अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर संबंध स्थापित करता है। पड़ोसी राज्यों के साथ या जिससे उसकी सीमा लग रही है उसके साथ उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है उस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं। यदि भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं है तब भी वो राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर संबंध स्थापित करेगा। यानी भौगोलिक स्थिति उस राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो अपने संबंध स्थापित करेगा। जैसे यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वहाँ समुद्र की उसकी जो सीमा है किसी भी राष्ट्र से समुद्र से टच में नहीं हो रही है, या उसकी समुद्रिक स्थिति बिल्कुल भी इस प्रकार की नहीं है कि उसको जो है जल सेना रखने की आवश्यकता है।
इन बातों को ध्यान में रखकर भौगोलिक स्थिति तय की जाती है। अगला है प्राकृतिक संपदा। प्रत्येक राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा होती है, उसकी प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं। यदि हम बात करें अरब राष्ट्र की, तो अरब राष्ट्र के अंदर प्राकृतिक, या आज की तारीख में हम देखें तो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा अरब राष्ट्रों में निकलता है। तो वहाँ प्राकृतिक संपदा विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी अरब राष्ट्रों से प्रत्येक राष्ट्र चाहेगा कि उसके संबंध अच्छे रहें ताकि उसको कच्चा तेल आसानी से निर्यात किया जा सके या आयात हो सके। तो अरब राष्ट्रों से या अमेरिका के साथ या जहाँ की प्राकृतिक संपदा भरपूर है, हर राष्ट्र चाहेगा कि उसकी संबंध उन राष्ट्रों से बने रहें। यानी जिस राष्ट्र में प्राकृतिक संपदा जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उसकी विदेश नीति भी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उस प्राकृतिक संपदा, जो प्राकृतिक साधन हैं, उनको ध्यान में रखकर वो विदेश नीति को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके। अगली बात आती है औद्योगिक स्रोत की या औद्योगिक क्षमता की। आज वर्तमान समय में हम देखें तो विज्ञान और तकनीक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि विदेश नीति में विज्ञान और तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सके। वर्तमान समय में हम देखें यूरोप के जितने राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, कोरिया, ये जो राष्ट्र हैं, ये विज्ञान और तकनीक के हिसाब से अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो औद्योगिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, या हम कहें कि यहाँ की तकनीक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर इन्होंने अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। या हम इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये राष्ट्र विज्ञान और तकनीक के दम पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इस मजबूताई को विदेश नीति निर्धारित करती है। तो वर्तमान समय में औद्योगिक या अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है और ये तय किया जाता है कि किसी राष्ट्र में औद्योगिक क्षमता किस प्रकार की है, उसी हिसाब से, उसी प्रकार से वो अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है। अगली इसी में महत्वपूर्ण बात आती है सैनिक क्षमता की। प्रत्येक राष्ट्र अपने सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहता है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। हर राष्ट्र चाहता है वर्तमान समय में उसकी जो सैनिक क्षमता है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा मजबूत हो, और प्रत्येक राष्ट्र सैनिक शक्ति को ध्यान में रखकर पड़ोसी राज्यों के साथ या अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है और दिन प्रतिदिन अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर वह अपनी सैनिक शक्ति का विकास कर सके। वो इस प्रकार से अपनी सैनिक शक्ति का विकास हो जिससे उसे कहीं पे भी किसी भी मामले में शर्मिंदा नहीं होना पड़े। तो वर्तमान समय में हर राष्ट्र सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहता है और ये जो मजबूत करने वाली जो कड़ी है वो विदेश नीति के अंतर्गत दिखाई देती है। यानी विदेश नीति के निर्धारण में सैनिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगली बात आती है हमारी भाषा, धर्म और संस्कृति की। भाषा, धर्म, संस्कृति भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी किसी देश की भाषा, यदि हम बात करें उस देश की जो भाषा है वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी अन्य देशों के साथ या पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार के स्थापित होंगे। यदि एक ही भाषाई देश होंगे, धर्म के देश होंगे तो निश्चित तौर पर उन आपस में उनके जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा
मजबूत दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो देश हैं वो एक ही धर्म को मानने वाले हैं। तो वहाँ पर जो विदेश नीति है, पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध स्थापित हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है वो धर्म का। इस हिसाब से हम बात करें, जैसे अरब और इज़राइल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भाषा और धर्म के दोनों में निश्चित तौर पर अंतर दिखाई देता है। दोनों के बीच, अरब और इज़राइल के बीच आपने देखा होगा कई बार तनावपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। और ये जो तनावपूर्ण संबंध हैं वो उसमें धर्म, भाषा, संस्कृति इनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो हर देश की जो भाषा है, धर्म है और जो संस्कृति है वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यदि हम बात करें अफ्रीका के राष्ट्र की, तो अफ्रीका के देश में यदि हम देखें तो ज़्यादातर देशों के अंतर्गत एक ही बात दिखाई देती है। वहाँ गोरे और काले लोगों के बीच जो रंग-भेद नीति की बात सामने आती है, वह बात भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अतः हम देखते हैं कि भाषा, धर्म, संस्कृति विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगली बात आती है, अगला पॉइंट आता है विचारधारा का। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विचारधारा होती है, वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा रहता है। जैसे यदि हम बात करें, वर्तमान समय में पूंजीवादी विचारधारा का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि पूंजीवादी जो विचारधारा है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर सके या उसको और भी ज़्यादा अपना सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व दो भागों में विभाजित था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर विचारधारा स्थापित थी, दूसरी साम्यवादी विचारधारा। लेकिन 1990 के बाद वर्तमान समय में यदि हम देखें, जो विचारधारा दिखाई देती है वो पूंजीवादी विचारधारा दिखाई देती है। और प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहता है। क्योंकि वर्तमान समय में इस विचारधारा का जो रोल है बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो हर देश की अपनी एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को ध्यान में रखकर वो विदेश नीति का निर्धारण करता है। अगली बात आती है नीति निर्धारक की। वर्तमान समय में प्रत्येक देश के अंदर नीति निर्धारक नेतृत्वकर्ता होते हैं, राजनेता होते हैं, विदेश मंत्रालय होता है। वो उस देश की नीति को निर्धारित करता है कि वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित हों। तो वो जो नीति निर्धारक करता है वो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, वो नीतियों को निर्धारित करते हैं कि अन्य राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित हों। इस नीति के निर्धारण के लिए पूरा विदेश मंत्रालय कार्य करता है। हर राष्ट्र का अपना एक विदेश मंत्रालय होता है और विदेश मंत्रालय विभिन्न राजदूतों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से नीति को निर्धारित करता है। अगला पॉइंट आता है विश्व जनमत का। हर राष्ट्र जो विदेश नीति निर्धारित करता है उसमें विश्व जनमत को स्थान को भी विश्व जनमत की भी अपनी एक भूमिका होती है, उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है कि विदेश नीति निर्धारित करते समय, विदेश नीति को अपनाते समय विश्व जनमत की क्या प्रतिक्रिया है, यानी विश्व जनमत उसके साथ है या नहीं। ऐसा तो नहीं वो जो विदेश नीति को अपना रहा है उससे विश्व के बहुत सारे राष्ट्र या कुछ राष्ट्र उसका विरोध कर रहे हैं या उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र जब विदेश नीति अपनाता है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि विश्व जनमत उसके साथ हो, उसकी नीतियों से उसको मजबूताई मिले, विश्व जनमत उसकी नीतियों को सराहे, उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
प्रत्येक राष्ट्र विश्व जनमत को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। अगला पॉइंट आता है विश्व संगठन का। विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं और प्रत्येक राष्ट्र इन संगठनों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र जब विदेश नीति निर्धारित करता है, किसी राष्ट्र के साथ समझौता करता है, संधि करता है, उन नीति को निर्धारित करने के लिए इन संगठनों का प्रयोग करता है या इन संगठनों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण करता है। विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। जैसे हम संगठनों की बात करते हैं तो यदि हम संगठनों की बात करें, WNO विश्व व्यापार, G77, G8, आसियान, सार्क या अन्य प्रकार के जो संगठन हैं, प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है और संगठनों को ध्यान में रखकर पड़ोसी राज्यों के साथ या अन्य राष्ट्रों के साथ वो संबंध स्थापित करता है। या हम इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उन संगठनों के माध्यम से, उन संगठनों के उपयोग से, उन संगठनों की सहमति से प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीति का निर्धारण करता है। अगला पॉइंट आता है संबंध देशों की प्रतिक्रिया। जो भी संबंधित राष्ट्र हैं उन देशों की प्रतिक्रिया, प्रत्येक राष्ट्र जो विदेश नीति निर्धारित करता है उन देशों की प्रतिक्रिया भी चाहता है, चाहे वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है जो नीति निर्धारित कर रहा है उस राष्ट्र उस नीति से उस अन्य राष्ट्रों पर क्या असर पड़ रहा है, अन्य राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कोई भी छोटा राष्ट्र हो या अन्य राष्ट्रों, वो विकसित राष्ट्रों की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज नहीं करते हैं या उनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब चाहते हैं या उसकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें, अमेरिका जैसा राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, यदि किसी देशों के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हर राष्ट्र ये चाहता है कि वो उसको प्रतिक्रिया मिले। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे और ये जो पॉइंट हैं विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। धन्यवाद।